हाँ, तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। वैसे सबका आंसर दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ इसे। मेरा रिवीजन हो जाएगा और अगर आप सभी को सुनना है तो आप लोग इसे आंख बंद करके सुन सकते हैं, एयरफोन लगा सकते हैं कुछ ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। न- निम्न निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को सभी को पता है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है हमारे किसे? औद्योगिक क्षेत्र को, जैसे कि जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। ठीक है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश में हमारा भारत आता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च में हुआ था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिसका जो विकास कर रहा है वो विकासशील कहलाता है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं अर्ध विकसित। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? वैसे पिछड़ा राज्य में बिहार ही बस केवल नहीं आता, हाँ, लेकिन वो टॉप में बिहार ही आता है। वैसे इसे बीमारी द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे आगे। वैसे सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,494 रुपया। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जिसे कि मार्च क्लोजिंग भी कहा जाता है। वैसे इस समय यानी कि सारे देश के डेटा को, यानी कि कितना इंटरनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, उन सभी का डेटा लगाया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि क्या हम लोग घाटे में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट में जा रहे हैं, इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय है, जो कुछ हमने साइड में लिख रखा है, 5,000, सॉरी 5 नहीं, 54,850 रुपये। क्योंकि वो थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ बीच भी है, बीच समुद्र के किनारे है, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए वहाँ के लोग इतना कमा लेते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, सिंपल सी बात है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से क्या है? सहज है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, यानी उपयुक्त तीनों है। अब थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि किस देश में कौन कौन सी मुद्रा चलती है। तो थोड़ा सा ये देख लेता हूँ। भारत भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ रुपया चलती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, हाँ बेशक इस्लामाबाद है, और यहाँ भी रुपया चलती है। बांग्लादेश अभी जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी ढाका है और यहाँ चलती है टाका। और वैसे मैं बता देता हूँ, एक रुपया का वैल्यू हो जाता है 0.88, यानी कि 0.88 पैसा। वहाँ ढाका में 1 रुपये का वैल्यू हो जाता है। नेपाल जो है, मतलब ऐसा नहीं, हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ भी रुपया चलती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ चलता है डॉलर। और $1 का, वो तो अभी बदलते रहता है, वैसे एवरेजली 77.52 रुपये जो मैंने बीच में देखा था उतना था। इंग्लैंड में है स्टर्लिंग, या फिर जिसे पाउंड बोला जाता है, स्टर्लिंग या पाउंड, वो 97 के एवरेज में रहता है। मतलब 1 रुपया नहीं, एक स्टर्लिंग 97 रुपया के हैं इक्वल होता है। अगर हम बात करें एक पाउंड, अगर किसी देश में कोई व्यक्ति 1 पाउंड कमाता है, तो अगर उसे वो भारत लाएगा तो वो 97.46 रुपया में, यानी कि एयरपोर्ट है वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ रूबल चलती है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 रूबल में होता है 1.31 पैसे बस। मतलब अगर हम 1 रूबल कमा लेते हैं कहीं पर और यहाँ आएंगे बस 1 रुपये कुछ पैसे हैं हमारे पास मिलेंगे। सिंगापुर, जहाँ की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ पर डॉलर चलती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर चलती है अफगानी। ईरान की राजधानी तेहरान होना चाहिए, हाँ ईरान की राजधानी तेहरान है, जहाँ पर रियाल चलती है। और इराक, इसकी राजधानी बगदाद है, यहाँ पर दिनार चलती है। स्वीडन, और यहाँ पर वैसे कोरोना चलती है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा स्वीडन की राजधानी कहाँ है। हाँ यस 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 यस, अब नो कमेंट, अब हमें याद आ चुका है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, में भी हाँ शायद स्टॉकहोम ही है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। वैसे सभी को लगता है कि अमेरिका जो है डॉलर, उसकी जो वो करेंसी के मामले में सबसे ऊपर पे है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। इराक जिसकी जो दिनार चलती है, ये सबसे अधिक है। अगर सब रुपये में बात करें, सबसे अधिक रुपया यहीं से मिलेगा हमें।
अगर हम इराक में जाकर 1 रुपया नहीं, 1 दिनार कमाते हैं और उसे हमारे भारत लाएंगे तो 240 रुपये हो जाएंगे हमारे पास, 240। यानी कि करेंसी के मामले में दिनार सबसे ऊपर पे अभी। और भारत में ग्रामीण परिवार के साख स्रोत का औसत आंकड़ा इसमें दिया गया है। वैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसे। वैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा बोल सकते हैं क्या, ट्रिक ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिश्तेदार से। रिश्तेदार और दोस्त हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसे साथ साथ रहने देते हैं। ठीक है, चलो व्यापार। व्यापारी वैसे आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हाईली हाईली इकोनॉमिक्स की बात है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी आदमी को बेचनी है तो आप उसे 3 तरीका से बेच सकते हैं। मतलब आप व्यापार 3 तरीका से कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको अपना पेन बेचना है तो इसके लिए आप 3 तरीका अपना सकते हैं। पहला, संगठन का जोर देकर, मतलब संगठन की ओर झुकाव देकर। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी को आपको पेन बेचना है तो बोल सकते हैं कि भारत की इतनी प्रतिशत जनसंख्या इसी पेन का यूज करती है, तो आप इसलिए ये पेन लीजिए। दूसरा है कि दूसरा नियम है कोई लॉजिक देकर। लॉजिक देकर आप कोई किसी को चीज़ मतलब किसी को चीज़ कुछ खरीदवा, मतलब क्या बोल सकते हैं, दिलवा दिलवा नहीं यार, मतलब कुछ दे सकते हैं, ये उससे कुछ खरीदवा सकते हैं। हाँ, खरीदवा सकते हैं। जैसे लाइक ये पेन, अगर पेन की बात की जाए तो आप बोलिएगा ये पेन काफ़ी स्मूथ चलती है, इसका इंक हाँ बहुत ही अच्छा है, और क्या बोल सकते हैं हम, ये इससे एक अच्छी स्मेल भी आती है। हाँ, तो आप इसे यानी कि एक लॉजिक देकर कि हाँ ये ऐसा ऐसा है तो इससे हो जाएगा। और थर्ड तरीका होता है कि आप इमोशनल कर दें उसे कि ये भाई ये पेन बस भारत में मिलता है, ये भारत की पहचान है। तो उसे इमोशनल होगा यार, हाँ ये भारत की है, मतलब भारत से कुछ इमोशनली अटैच करके आप कोई वस्तु किसी को बेच सकते हैं। तो व्यापार करने के 3 तरीके हैं। तो इसलिए 3 तरीके से ये 3%। ठीक है। भूमि भूस्वामी भूस्वामी से लोग 1% लेते हैं। और सहकारी समिति की बात करें तो सहकारी, ये चीज़ सोचे सहकारी सोचे 7 लग रहा है, इसलिए ये 27 हो जाएगा। और बाकी बात जो बच गया, एक जो राष्ट्रीय में व्यावसायिक बैंक वो 25%, और महाजन 30%। जो गैर सरकार यानी कि क्या बोल सकते हैं, गैर संस्थागत में सबसे अधिक महाजन का ही है। तो अब थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं। वैसे किस चैप्टर का है पता नहीं, लेकिन बस ऑब्जेक्टिव है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, ये मैंने पढ़ा था, महाजन। हाँ, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय महाजन है, जो कि 30% है। इनमें से कौन वित्त साधन है, संस्थागत वित्त साधन है, वो है व्यावसायिक बैंक। क्योंकि यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार सेठ साहूकार नहीं हो सकता, रिश्तेदार नहीं हो सकता, महाजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब गैर सरकारी है और मतलब गैर संस्थागत है। और संस्थागत की बात की जाए तो इसमें व्यावसायिक बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, जैसे कि बोल सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ए में है। ठीक है। राज्य के कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, 25। वैसे इसका कोई ट्रिक तो नहीं लग रहा मुझे, वैसे याद कर लेना। अगर कोई ट्रिक हो तो आप इसे बता सकते हैं। वैसे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, दीर्घकालीन भूमि विकास बैंक है। दीर्घकालीन वैसे आप इसे पढ़ सकते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल, ये मुंबई को कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, 1919 में। वैसे सहकारिता क्या होती है अभी तक मुझे पता नहीं चली है, कोई किसी अलग वीडियो में इसके बारे में मैं बता दूंगा। देश के अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196, मतलब 196, 96 ना, हाँ यार, यस यस। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है। कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, हाँ 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब हम अगला देखते हैं, बीमारू। हाँ, हमने बात किया था बीमारू का, तो बीमारू में आता है 4 राज्य, BI, MA, R और U। BI से बिहार है, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। इन चारों राज्य को याद रखना। बीमारू में 4 राज्य आते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, वैसे प्रमुख घटक की संख्या 5 है, जिसमें आता है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब भोजन तो यानी कि किसी को जीवित रहने के लिए सबसे पहला घटक है भोजन होना चाहिए। उसके बाद पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, और रहने के लिए एक अच्छा सा घर, मतलब आवास होना चाहिए।
और अगर आपको आपको ज़्यादा दिन जीना है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना है तो आपको स्वास्थ्य होना चाहिए। और किसी भी काम को मतलब अच्छे तरीके से करने की बात की जाए, कुछ अलग करना है तो इसके लिए आपको शिक्षा होनी चाहिए। तो इन सभी ये 5 चीज़ मानव पूँजी के प्रमुख घटक हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं जो मैंने बताया। ये मानव पूंजी के प्रमुख घटक की संख्या 5 है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य में कौन कौन आ जाता है? बिहार आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, कर्नाटक नहीं आता और उड़ीसा भी आ जाता है। यानी कि कौन नहीं पूछ रहे थे कर्नाटक। और वैसे एक और है, हाँ, एक और बीमारू राज्य में राजस्थान आ जाता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा वैसे ये सरकारी है। वित्त सेवा मतलब फाइनेंशियल रूप से सेवा करना, ये सरकारी हो सकती है बेशक। मॉल अभी तक सरकारी नहीं है, मतलब कोई मॉल किसी सरकार का नहीं है, तो अभी तक तो ये गैर सरकारी ही है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। हाँ, ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात की जाए तो इसमें हम कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब हम अगला देखते हैं, एलपीजी। वैसे ये देख के आपको याद आ गया होगा कि जो जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की बात है, इसमें इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। L4 होता है लिबरलाइजेशन, और P4 होता है प्राइवेटलाइजेशन, और G4 होता है ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, मतलब तो लिबरल हो जाना, उदारीकरण। पी से होता है प्राइवेटलाइजेशन, मतलब प्राइवेट मतलब होता है जैसे कि होता है ना एग्जाम, निजीकरण। हाँ, लिबरलाइजेशन मतलब हुआ उदारीकरण, प्राइवेटलाइजेशन मतलब हुआ निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब हुआ वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण किन दो चीज़ों का परिणाम है? वैश्वीकरण एलपी का परिणाम है, मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण और प्राइवेटलाइजेशन मतलब निजीकरण का परिणाम क्या है? हमारा वैश्वीकरण है। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। और नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में टिक नहीं लगाया क्या मैंने नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन चीज़ में हमें सम्मिलित किया गया। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 हैं। ठीक है, वैसे हमने पढ़ लिया था। हाँ, वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो उसके मुख्य अंक 5 हैं। और अगर वैश्वीकरण के परिणाम, यानी कि वैश्वीकरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर आपको वैश्वीकरण के ये जो था वैश्वीकरण के अंक का पता लगाना है तो आप 10 के इकोनॉमिक्स की 1 2 3 मतलब पेज नंबर 123 एक को जाकर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी में वैसे मैं जानता हूँ जितना दूर, और सैमसंग का बहुत दूर दूर तक इसका पहुँच है। कोका कोला ये भी बहुत दूर तक है। फोर्ड मोटर्स है, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर कुछ दिया है इनमें सभी, यानी कि फोर्ड मोटर्स भी बहुत सारे देशों में चलता होगा, बेशक चलता ही होगा। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ये तो वैश्वीकरण का अर्थ नहीं हो सकता। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। हाँ, वैश्वीकरण का मतलब कुछ ऐसा ही है ना, कि सब देश आपस में जुड़ जाएं व्यापारिक मामलों में, या फिर यानी कि आर्थिक रूप से एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा डिपेंड होने लगे, इसी का मतलब तो वैश्वीकरण है यार। और अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। थम्स अप ब्रांड को, थम्स अप जो था उसे किसने खरीदा था? तो इसे कोका कोला ने खरीद लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, इसे देख लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। हाँ, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। तो व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को डैश भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही है, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विदेशी व्यापार विश्व के देश के बाजार को डैश का कार्य करते हैं। विदेशी व्यापार मतलब विदेश में जो व्यापार होता है, विश्व के देशों को
डैश का कार्य करती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जिसके को जोड़ने, हाँ जोड़ने का कार्य करते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORGA NISATION ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। हाँ चलो हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा अगले लास्ट चैप्टर, वैसे यहाँ वैसे दिख रहा है लास्ट चैप्टर ये। तो लास्ट चैप्टर में था कि त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था, यानी कि उपभोक्ता के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाई है और यह त्रिस्तरीय है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अरे भाई ये क्या, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। वैसे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। एक होगा राज्य, एक राष्ट्रीय राज्य, ये जो ऊपर में फर्स्ट लाइन लिखा है वो राज्य आयोग होना चाहिए। और सेकेंड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, एक जी सॉरी, हाँ अब हमें आ गया है समझ में। पहले नंबर पे जिला फोरम होना चाहिए या फिर जिला आयोग आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है राज्य आयोग और थर्ड नंबर पे आता है हमारा राष्ट्रीय आयोग। ये थोड़ा सा गलत हो गया, कम मिसप्रिंट हो गया होगा। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके आगे। यानी पहले कहाँ समझ, हाँ यहाँ समझ लेते हैं। शिकायत कहाँ की जाए, शिकायत कहाँ की जाए। अगर आप कोई उपभोक्ता हैं और किसी दुकान से आप अगर कोई वस्तु खरीदते हैं और अगर मतलब अगर वो वस्तु की दाम 0 रुपये, 0 नहीं 0 से अधिक है और एक नहीं 20 लाख से कम हो, और अगर वो वस्तु में आपको लौटाना है दुकानदार को, लेकिन दुकानदार मान नहीं रहा, या फिर कोई वस्तु में कुछ वस्तु में कुछ खराबी है लेकिन दुकानदार एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये खराबी वराबी है, मतलब कुछ झगड़ा हो चुका है आपके दुकानदार के साथ, तो इस स्थिति में आप जिला फोरम बात की जाए, हाँ यहाँ की जो फर्स्ट नंबर पे स्टेट में वहाँ जिला फोरम होना चाहिए। तो जिला फोरम में आपको क्या कर सकते हैं आप, कोर्ट नहीं, मतलब आप वहाँ जाके अपना FIR फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप वहाँ जाकर दर्ज करवा सकते हैं। यदि यह 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम हो तो आप राज्य आयोग के समक्ष जाकर इसे यानी कि जो आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ जैसे लाइक आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ ये दुकानदार ने मेरे 20 लाख से और 1 करोड़ से कम है और इसने मेरे साथ कुछ मतलब धोखाधड़ी या फिर और कुछ किया, जिस वजह से हमें 20 लाख 20 लाख नहीं मतलब शिकायत कर रहे हैं। और अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं जो कि 1 करोड़ से अधिक का दो, 1 करोड़ से अधिक का हो और इसमें आपके साथ कोई स्कैम हो जाए या घपला हो जाए, तो इस स्थिति में आप राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आप लड़ नहीं मतलब उसके शिकायत कर सकते हो। उसमें त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था में कौन कौन से क्या क्या आते हैं, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, थोड़ा इसे भी पढ़ लेते हैं। आओ जाने। इस समय देश में 582 जिला फोरम, क्योंकि जिला की संख्या अधिक है इसलिए 582 जिला फोरम है। हाँ 582 जिला फोरम है। और बात की जाए राज्य आयोग की तो 35 राज्य आयोग है और 1 राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं। इसके द्वारा 24 लाख मामलों में 84% मामलों को निपटाया जा चुका है। 24 लाख मामलों में 84% मामलों को निपटाया जा चुका है। 582, 35 और 1 राष्ट्रीय आयोग, 582, 35 और 1, इसे पढ़ लिया। अब देखते हैं आखिरी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना ही बोल सकते हैं, घोषणा 1986 में हुई थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो है ये 800 में 1800 मतलब 18, इसे हम बोल सकते हैं आप 1811 4000। स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण भूषण के लिए हॉलमार्क, मैंने कभी मतलब मेरी मम्मी के देखा था कहीं पर। यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेंगे। अगर पढ़ लेता हूँ, 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम हो, यानी कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो वो हम राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे और 20 लाख के कम हो तो जिला फोरम में, और बच गया कौन, हमारा राज्य आयोग।
20 लाख से कम, 1 करोड़ से कम है तो हम राज आयोग में जाएंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आवेदन शुल्क नहीं लगता, हमें 98 तक नहीं लगता, यानी अब है सही निशान पर सही और गलत निशान पर गलत का निशान लगाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप से कोपरा कहते हैं। सच में कोपरा कहते हैं? अच्छा, मैं तो आपको बता दूंगा ये कोपरा होता क्या है, ठीक है, थोड़ा लास्ट में बता देता हूँ। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000 है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये है 1800111400। भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 में कानून बनाया गया, हाँ ये सही है। उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादन से मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है, हाँ। हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। हॉलमार्क किस में लगाया जाता है? सोने के आभूषण में, हाँ। तो अगर आपको इस तरह की अच्छी वीडियो, रुक जा अच्छी वीडियो नहीं, रुक जा, पहले कहाँ था, हाँ कोपरा। वैसे कोपरा के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम उतना नहीं है, इसलिए हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर वीडियो। अगर आप सभी को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो और क्या बोलूँ यार और इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है और चाहिए इस तरह की वीडियो, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। ओके।